नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप देख चुके हैं अपने थंबनेल में कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो क्लास 9th का हम लोग चैप्टर जो 4 है आपका परमाणु की संरचना, इसको कवर अप करने वाले हैं। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही मैं आपसे बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में केवल 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे और आने वाले जो अगले वीडियोस होंगे उसमें हम 3 और 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कैनाल किरणें क्या हैं। तो कैनाल किरणें क्या होती हैं? तो कैनाल किरणें ऐसी किरणें होती हैं जो धनावेशित होती हैं और जो क्या करती हैं, एनोड से निकलती हैं। एनोड धनावेशित होता है और एक होता है कैथोड। तो कैथोड जो होता है वो ऋणावेश होता है। तो जो कैनाल किरणें होती हैं ये एनोड से निकलकर कैथोड की ओर गति करती हैं और इसी कारण से ये धनावेशित हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, धनावेशित किरणें भी कहा जाता है। और ये जो कैनाल किरणें हैं इनकी खोज जो की गई थी वो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। तो यहाँ पे कैनाल किरणें धनावेशित आयनों की किरणें होती हैं जो एनोड से, जिन्हें एनोड भी कहा जाता है। और एनोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं और कैथोड की ओर गति करती हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने और कैसे की। तो जो हमारा परमाणु है इसके बारे में हमें बताना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो एक पदार्थ का सबसे छोटा कण जो हमें निकल के आया वो था परमाणु। और जो परमाणु है, परमाणु में 3 प्रकार के और भी कण की खोज की गई और उन कणों को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है ऋणावेशित और जो प्रोटॉन है वो होता है धनावेशित। इसके साथ ही जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो तीसरा कण पाया गया एक किसी परमाणु के अंदर, तो उसको वो उदासीन होता है, उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो जो न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कैसे की थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और इसका ये जो न्यूट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु के अंदर कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन पाया जाता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के ही निकाला जाता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु मॉडल समग्र रूप से उदासीन क्यों होता है। तो कोई भी परमाणु मॉडल है या कोई परमाणु है वह समग्र रूप से उदासीन क्यों होता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित। जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं, धनावेशित हैं। तो फिर जो परमाणु है वो अपने आप में एक उदासीन कण है। तो वो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे प्रोटॉन जिस पे प्लस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है। तो जो प्लस है और माइनस है वो बराबर मात्रा में होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जो हमारा परमाणु है वो उदासीन होता है। तो आइए इसके आंसर को एक बार हम देख लेते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है जिससे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को संतुलित कर देता है और परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या अंतर है।
तो थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या अंतर है? तो सबसे पहले तो ऐसा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो थॉमसन है और जो आपके रदरफोर्ड हैं, इनके परमाणु मॉडल कैसे थे और क्या थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो थॉमसन है, थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने परमाणु का जो मॉडल दिया उसमें ये कहा कि जो एक परमाणु है वो एक कैसा होता है, तरबूज के जैसा होता है। जैसे तरबूज में इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज में जो उसके बीज होते हैं वो धसे हुए पाए जाते हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित बहुत बड़ा गोला है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए बिखरे हुए पाए जाते हैं। और फिर जब रदरफोर्ड आया तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का चारों ओर से क्या करते हैं, प्रोटॉन का चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन का चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा? ये कहा रदरफोर्ड ने आके। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों मॉडल में क्या अंतर हो सकता है? तो यहाँ पे हम आंसर को डिस्कस करते हैं। इनमें ये अंतर हो, इनमें यही हम एक अंतर दे सकते हैं कि थॉमसन के मॉडल में, इनमें हम अंतर दे सकते हैं कि थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में बिखरे होते हैं, जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान क्या होता है, धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, जो कि बहुत छोटा होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और साथ ही साथ ये जो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करते रहना है और सपोर्ट करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि समस्थानिक और संभारिक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन जो बार बार बेसिकली पूछा ही जाता रहता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी आ जाए। आपका वार्षिक परीक्षा में भी आपसे पूछा जाएगा, अभी अर्धवार्षिक पेपर आने वाले हैं तो इनमें भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। तो अगर हम इन वर्ड को ही पकड़ें और वर्ड से परिभाषा बनाना चाहें तो यहाँ पे पहला दिया है समस्थानिक। समस्थानिक जिसका स्थान समान हो, और स्थान समान कहाँ पे करना है, हमें पेरियोडिक टेबल में करना है। जो हमें 118 तत्व ज्ञात हैं, उन 118 तत्वों में किन्हीं 2 तत्वों का, किन्हीं 3 तत्वों का कब स्थान समान हो सकता है, जब उसका परमाणु क्रमांक कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पे समस्थानिक क्या कहलाएगा, तो ऐसे तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। और ये जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमें ज्ञात हैं और इन तीनों के नाम एग्जाम्पल में हम लिख देंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब जो अगला है वो है हमारा क्या, संभारिक किसे कहते हैं। संभारिक की अगर हम बात करें तो संभारिक क्या कहलाएगा, इसी का जस्ट उल्टा आपको करना है। यहाँ पे संभारिक वो कहलाएगा जिसका भार समान हो। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, संभारिक। और संभारिक के अगर एग्जाम्पल में देखूं तो यहाँ पे ऑर्गन और कैल्शियम, ये आपको याद रखना है। ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो 18 होता है और जो कैल्शियम आपका है इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे अलग है, और अगर इसका हम द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान होता है 40 दोनों का। तो परमाणु क्रमांक अलग और द्रव्यमान संख्या एक जैसी है, तो इसे हम बोलेंगे समभारिक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो रदरफोर्ड हैं। रदरफोर्ड ने अपना एक अलग मॉडल दिया था। तो देखो, थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, और एक आपको पढ़ना है बोर का परमाणु मॉडल, जिसको हम, जब इसकी अगली वीडियो आएगी इस सीरीज़ की, जिसमें 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें रदरफोर्ड का मॉडल भी एकदम विस्तार में समझाया जाएगा और बोर का परमाणु मॉडल भी, और बाकी के जो अन्य क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड है, इनके मॉडल में क्या कमी थी, ये यहाँ भी फ़िलहाल क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था, फिर इसकी कमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आइए रदरफोर्ड के मॉडल को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये किया था कि उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा कण लिए और उसको सोने की पतली पन्नी पर भेजा। अल्फ़ा कणों की बारिश की किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। तो अल्फ़ा कणों की जब इन्होंने बारिश की सोने की पतली पन्नी पर, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए और एक ऑब्जर्वेशन उनमें से ये था जो कि इस डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशन। और सबसे पहला उनका ये था कि जब अल्फ़ा कण थे तो कुछ अल्फ़ा कण या बहुत अधिक अल्फ़ा कण कैसे थे, जो अपने मार्ग से सीधे निकल गए बिना किसी से टकराए हुए, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। उन्होंने इसका निष्कर्ष भी निकाला। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन जो किया वो था कि कुछ अल्फ़ा कण ऐसे थे जो सूक्ष्म रूप से विक्षेपित हो गए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और थर्ड जो था वो था ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे 12,000 में से कोई एक कण ऐसा था जो जिस मार्ग से गया उसी मार्ग पे आकर वापस आ गया। तो इससे ये उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए और उन्होंने साथ ही साथ एक बात और बताई कि जो प्रोटॉन है वो प्लस चार्ज करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, माइनस आवेश। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन का चक्कर लगा रहा है, नाभिक का चक्कर लगा रहा है, और जो धनावेश है वो ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। अब इनकी कमी क्या है, इनकी कमी पे जो हमारा क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कि रदरफोर्ड का मॉडल यह नहीं समझा पाया कि गतिशील इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में कैसे बने रहे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिशील है, घूम रहा है, प्रोटॉन का चक्कर लगा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो गई चक्कर लगाते लगाते, तो फिर इलेक्ट्रॉन को तो गिर जाना चाहिए, मतलब परमाणु टूट जाना चाहिए। एक तो ये वाली बात नहीं समझा पाए कि ऊर्जा खो देते हैं और अंततः नाभिक में गिर सकते हैं। और दूसरी कमी ये थी, जो ये भी हो सकती है कि वहाँ से जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक ओर तो आकर्षित भी कर रहा है, साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर भी लगा रहा है। तो चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इतने पास आएगा कि प्रोटॉन से टकरा कर परमाणु को विखंडित कर देगा, और असली में तो ऐसा होता ही नहीं है। ये इनकी कमी थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आगे ये है कि आज के जो 2 नंबर के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस चैप्टर से, वो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं एक चैप्टर से 2 नंबर्स के, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, वो मैंने आपको समझाए हैं। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। आपकी स्टडी में हेल्प हुई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में भी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने सारे वीडियोस आपको देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।